अगला क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखिए बनाइएगा एकदम बढ़िया से, इस प्रकार से क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम बहुत जानते हैं, ठीक है आप कंसेप्ट बना लिए, लेकिन एक बार अगर हमारे थ्रू दिया हुआ कुछ अलग है, आपको लग रहा है कि नहीं हम समझ में आ रहा है हमको, तो ज़रूर बनाइए। थोड़ा सा टाइम दीजिए विद्यार्थीगण, नौकरी समय मांगता है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ें रातों रात और नौकरी लगे, ऐसा नहीं, आपका बहुत दिन का मेहनत है, तभी आप जाकर के नौकरी प्राप्त किए होंगे बहुत लोग, और अभी करने के कगार पर हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आगे भी जाएं और अपना रिजल्ट जो है उसको प्राप्त करें। आइए क्वेश्चन की ओर। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य लिखिए दिया, स्थिर अवस्था और ऊष्मा का प्रवाह लिख दिया। स्थिर अवस्था कांस्टेंट रेट से, ऐसा नहीं कि 1 घंटे के बाद ऊष्मा का दर बढ़ गया, 2 घंटे बाद ऊष्मा ज़्यादा तेज़ी से बहने लगा, ऐसा नहीं। जिस तरह से ऊष्मा बढ़ रहा था, बह रहा था, उसी अनुपात में ऊष्मा बहेगा। उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट हीट फ्लो। स्टेडी स्टेट हीट फ्लो मतलब अपना जिस स्टेट से चल रहा था वैसे ही चलेगा। ऐसा नहीं कि 1 घंटे के बाद बढ़ गया, 2 घंटे बाद घट गया, ऐसा नहीं। तो ऊष्मा प्रवाह नगण्य हो, ऐसा नहीं। ऊष्मा प्रवाह नगण्य तो ऐसे कि रुक जाएगा, ऐसा नहीं। 2 बॉडी के बीच तापांतर ना हो, ऐसा नहीं। इसका जो है आंसर, इसका जो आंसर यहाँ पर है देखिएगा, लिखेगा ये 2 बॉडी के बीच तापांतर ना हो। जब ताप में अंतर नहीं रहेगा तो ऊष्मा बहेगा ही नहीं, ऊष्मा बहेगा नहीं। तो ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो, ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो मतलब कांस्टेंट रेट से हो, या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो। जी बिल्कुल विद्यार्थीगण, ऊष्मा का प्रवाह समय पर आधारित ना हो। इंग्लिश को अब छोड़ दीजिए, इंग्लिश उल्टा पुल्टा लिख दिया, हिंदी पर जाइए। ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा का प्रवाह समय पर आधारित ना हो, इसी को बोलते हैं स्टेडी फ्लो रेट। मतलब 1 घंटा में जो चल रहा था अगला घंटा में यही चलेगा, वही चलेगा, समय के साथ में परिवर्तन नहीं होगा, उसको बोलेंगे स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह, स्टेडी स्टेट हीट फ्लो। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सही है? जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है। विद्यार्थीगण इसका जो सबसे सटीक आंसर बनाए हम अभी, 1 नंबर क्वेश्चन उठा के देखिए, उसमें पूरा है जल का विशिष्ट आयतन, उसमें घनत्व था और हम दोनों फिगर बनाए हैं आयतन और घनत्व का। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो आयतन होता है, वो आयतन होता है विद्यार्थीगण, जो आयतन होता है उसमें कमी आता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस आयतन में कमी आता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल जाइए, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस तक गए, तो इस समय आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ोतरी होता है, आयतन में बढ़ोतरी होगा। और घनत्व का बात करेगा तो 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व का बात करेंगे, घनत्व में जो होता है वृद्धि होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री 8 डिग्री जो भी होगा, इस समय घनत्व जो होगा घटेगा। सबसे आयतन जो न्यूनतम होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होगा, और घनत्व सबसे अधिक जो होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। घनत्व और आयतन का विपरीत रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, इसलिए घनत्व के विपरीत चलता है आयतन। तो अभी हमारा क्वेश्चन है जल का विशिष्ट आयतन का बात किया, कहाँ से? 0 डिग्री सेल्सियस पर जब ऊष्मा दी गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब ऊष्मा दिया, यहाँ पर जब ऊष्मा इसको दे रहा है, तो मान लीजिए ऊष्मा देने के बाद ताप में बढ़ोतरी हुआ होगा। मान लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री 4, तो 0 से 4 में आयतन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो 0 से 4 में तो पहले घटता है, तो आंसर क्या बनेगा? पहले बढ़ता है नहीं, पहले आयतन घटता है, और फिर 4 से 10 में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो फिर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऑप्शन बी। और 1 नंबर जो ऑप्शन था वो घनत्व का था, ये बनता घनत्व, ये बनेगा घनत्व, डेंसिटी बनेगा विद्यार्थीगण। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है? ब्रह्मांड की एंट्रोपी दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, अधिकतम होती। ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल को बोला जाता है। मॉलिक्यूल में कितना रैंडमनेस है, कितना एक तरह गति बोलिए, और कितना हीट जनरेट हो रहा है, इस तरीके से आप एंट्रोपी को समझ सकते हो। वैसे एंट्रोपी एक बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है विद्यार्थीगण, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का। अभी आप इतना ही याद रखिए कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, अधिकतम है, बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ रहा है, तो अधिकतम है, एंट्रोपी अधिकतम है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, एक ऊष्मा गतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड, ऊष्मा हीट का संतुलन कब होगा, ऊष्मा संतुलन कब होगा, जब ताप समान हो जाएगा। ऊष्मा नहीं बहेगा, ऊष्मा कब बहता है, जब एक के पास ज़्यादा ताप है, एक के पास कम ताप है, तब ज़्यादा ताप वाला वस्तु से निम्न ताप वाला वस्तु जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में हीट का फ्लो होगा, एक ज़्यादा एक कम, तभी ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। और दोनों ताप अगर बराबर हो गया, अगर ताप मान लीजिए ये हो गया T1 और ये भी हो गया T1, तो इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। तो इस केस में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा जब ताप समान हो जाएगा। तो समान ऊष्मा ऊर्जा तक नहीं, समान एंट्रोपी तक नहीं, समान तापमान तक, जी समान जब तापमान हो जाएगा तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, उस समय ऊष्मा संतुलन की स्थिति कहलाएगा। विद्यार्थीगण इसका आंसर बनेगा सी। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक ऊष्मा गतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वह क्या कहलाता है, वह कौन सी प्रक्रिया। विद्यार्थीगण ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आयतन अस्थायी है, आयतन वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, आयतन वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया। जब वॉल्यूम स्थिर हो गया तो इसको बोलते हैं विद्यार्थीगण आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जो हमारा ऑप्शन में देखिएगा आइसोकोसमदेशिक लिखा हुआ है, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। और यदि दाब कांस्टेंट हो जाएगा, दाब स्थिर हो जाएगा, उसको बोलते हैं समदाबी। इसको बोलते हैं जब दाब कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे, प्रेशर बराबर कांस्टेंट कर देंगे तो आइसोबार बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। इसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक को बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। और समतापीय, सममितीय नहीं समतापीय कर देता तो टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं जिसमें तापमान कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल। और रुडोस एडियाबैटिक, इसमें हीट ना लेगा ना हीट देगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। विद्यार्थीगण इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, याद रखिएगा। रुडोष्म प्रक्रिया वैसा प्रक्रिया है जिसमें ना ऊष्मा लेता है ना ही ऊष्मा देता है, ऊष्मा का स्थानांतरण शून्य होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण शून्य होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में, रुडोष्म प्रोसेस में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, ना ऊष्मा लेगा ना ऊष्मा देगा, याद रखिएगा। तो अभी हमारा जब आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, आयतन निश्चित हो गया। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, दाब व आयतन का गुणनफल PV, P हो गया दाब, V हो गया वॉल्यूम, P और V दाब और आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा को बोलते हैं U से सूचित किया हुआ U के योगफल, PV और U के योगफल को बोलते हैं विद्यार्थीगण इंथैल्पी। इंथैल्पी को सूचित करते हैं H से, H बराबर U प्लस PV। इंथैल्पी को सूचित करते हैं, ये हो गया इंथैल्पी, ये हो गया एंथैल्पी, ये हो गया एंथैल्पी, और ये हो गया इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, ये हो गया वर्क डन। PV प्रेशर और वॉल्यूम का जो गुणनफल होता है ये कार्य के बराबर आप थर्मोडायनेमिक्स में होता है। तो H बराबर U प्लस PV, टोटल हीट कंटेंट बाय सिस्टम, ये कहलाता है इंथैल्पी। तो इंथैल्पी को H से सूचित करते हैं U प्लस PV। और किया गया कार्य ये हो गया PV, एंट्रोपी, रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल, एंथैल्पी बता दिए, इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा इंथैल्पी, H इक्वल टू U प्लस PV। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। उष्णता, हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहता है। हीट से संबंधित, जिसमें हीट के बारे में चर्चा करेंगे। हीट और मोशन जब होता है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन, तो थर्मोडायनेमिक्स बताता है हीट का मोशन के बारे में। तो हीट से संबंधित जो बताएगा वो थर्मोडायनेमिक है, साइंस का एक ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स के। हम चर्चा करेंगे ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बारे में चर्चा करते हैं। लाइट जो चैप्टर है वो ऑप्टिक्स है। एकॉस्टिक में साउंड का किया जाता है, इसमें साउंड का, थर्मोडायनेमिक्स में हीट का, रिलेटिविटी ये पता नहीं इसके बारे में, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स अभी जो आंसर बनेगा उष्णता के बारे में। एकॉस्टिक जो बताएगा साउंड का और ऑप्टिक्स बताएगा लाइट का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर विद्यार्थीगण। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का 3 लॉ है, तीनों हम बता देते हैं, उसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या है?
ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो मिलेगा वो थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम से मिलेगा, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के पहला नियम से। अब पहला नियम है क्या, जैसे कोई एक निकाय है, इसमें हम ऊष्मा दिए, इसमें हम ऊष्मा क्यू दे दिए, मान लीजिए ऊष्मा क्यू दिए, और ये हमको काम किया मान लीजिए वर्क डन दिया, कार्य हुआ। जैसे आप किसी भी इंजन में अब तेल डालें, हाँ 4 लीटर 10 लीटर, तो वो ऊष्मा देगा, वो तेल जब जलेगा तो ऊष्मा देगा, ऊष्मा दिया। और जब वो इंजन है हमको काम करके कुछ दिया, मोटरसाइकिल चलाएं तो हमको कितना दूर गए, काम मिला, तो वो काम के बराबर। लेकिन जितना ऊष्मा दिए उतना काम मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो कुछ वो इंटरनल एनर्जी के रूप में रख लेता है, वो इंटरनल एनर्जी के रूप में रख लेता है, जिसको डेल ई बोलते हैं। तो ऊष्मा गतिकी का पहला नियम बोलता है कि जो हम ऊष्मा दिए वो ऊष्मा क्या होता है, कुछ यांत्रिक ऊर्जा के रूप में रखता है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है, और वर्क डन कुछ काम करके भी हमको दे देता है, वह हीट है दिए हैं, और ये आंतरिक ऊर्जा डेल ई के बराबर आंतरिक ऊर्जा है, इसमें कुछ बढ़ा, और ये वर्क डन जो हमको कुछ काम करके दिया, कोई भी इंजन का हम बात कर लिए, कोई भी सिस्टम का बात कर लिए, तो यही आंतरिक ऊर्जा और ये वर्क डन जो होता है जितना ऊष्मा दिए थे उसके बराबर हो जाता है। ये भी जूल है, ये भी आंतरिक ऊर्जा जूल है, ये भी जूल है, सबका SI मात्रक जूल है। तो जूल जो SI मात्रक है ऊष्मा का है, और ऊर्जा का भी SI मात्रक है। इसीलिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो बताता है ऊष्मा गतिकी का पहला नियम बताता है विद्यार्थीगण ऊष्मा गतिकी का। 0वां नियम तापमान मापन का बताता है, तापमान माप का बताता है विद्यार्थीगण, तापमान जो मेजरमेंट होगा वो 0वां नियम बताता है। और द्वितीय नियम जो बताता है तापमान का स्थानांतरण को बताता है, तापमान का स्थानांतरण को बताता है, एंट्रोपी को भी बताता है। और तीसरा नियम नहीं पढ़ा जाता है नहीं, 2 नियम है और एक 0वां नियम है। तो अभी आंसर बनेगा प्रथम नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है वो ऊष्मा गतिकी का पहला नियम। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत एक और है बर्नौली भी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत को बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, तापमान अचर रहते हुए किसी शुष्क गैस का हुए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे कहा जाता है। तापमान अचर रहेगा, तापमान नहीं बदलेगा विद्यार्थीगण, तापमान को कांस्टेंट कर दे रहा है, तापमान नहीं बदलना चाहिए। तो शुष्क गैस का द्रव्यमान का आयतन का बात किया है, आयतन जो होगा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन जो होता है दाब के, जो आयतन होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन, और तापमान इसमें कांस्टेंट हो गया। तो इस कंडीशन में जब तापमान नियत हो गया तो ये बताया था हमको बॉयल नियम, ये बताया था बॉयल साहब ने, बॉयल का नियम था कि दाब जो होगा वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब अगर दाब हम बढ़ाएंगे किसी भी गैस का अगर हम दाब बढ़ा देंगे तो आयतन घट जाएगा। विद्यार्थीगण गैस सिलेंडर जो होता है घर में इतना गैस होता है, बाहर निकालिएगा इतना हो जाएगा, उसको दबा के कंप्रेस कर दिया जाता है, CNG, इसीलिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। कंप्रेस करके इतना बड़ा 16 किलो 15 kg टंकी में डाल दिया जाता है, उसको बाहर कर दीजिएगा तो हट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इतना गैस को दबा दिया, दबाने के बाद आयतन कम हुआ ना, तो दबाव बढ़ाने के बाद आयतन क्या हुआ, कम हुआ। तो यही बताया था, लेकिन तापमान कांस्टेंट होगा इस कंडीशन में, यही बोला। तो बॉयल साहब थे। और चार्ल्स बोलता है, चार्ल का नियम बोलता है आयतन जो होता है वो तापमान के समानुपाती होता है, तापमान के कब, जब प्रेशर स्थिर रहेगा तब, प्रेशर का मान नहीं बदलेगा। फिलहाल 2 चीज़ अभी याद रखिए, ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, अब इसको नहीं बता रहे हैं। 2 चीज़ जो पूछा जाता है, हम देखें ज़्यादातर यही दोनों ज़्यादा पूछा गया है, इससे क्वेश्चन बहुत कम बने हुए हैं। अगर पूछा होगा तो हम बता देंगे सीरीज़ के रूप में, लेकिन फिलहाल अभी 2 क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर दिए।